हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। हमारे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि प्लास्टिक क्या है। जैसे कि हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात की थी, वैसे ही जो प्लास्टिक्स हैं ये भी क्या हैं, ये भी पॉलीमर हैं। प्लास्टिक is also a polymer. It is a polymer. और मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हमने बात की थी कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर जो है वो दो वर्ड से डिराइव्ड है, पॉली एंड मर, यानी कि ये बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स का बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स। तो जो प्लास्टिक्स हैं वो क्या है, पॉलीमर, यानी कि वो भी कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करके बने हैं। लेकिन अनलाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स जो हैं इसमें जो यूनिट्स का अरेंजमेंट है वो कैसा हो सकता है, वो लीनियर भी पॉसिबल है और क्रॉस लिंक्ड भी पॉसिबल है। ये मैं आपको समझा देती हूँ। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि इट हैज़ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। कौन कौन से, लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड। लीनियर अरेंजमेंट किसे कहते हैं, देख लीजिए। लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, जब 1 बाय 1 यूनिट्स एक के बाद एक जुड़े हों उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर अरेंजमेंट। इस तरह का एक ही लाइन में, ओके, ये है लीनियर अरेंजमेंट। और दूसरा क्या है, क्रॉस लिंक्ड। जब इन लाइंस के बीच में भी कनेक्शन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस लिंक्ड कनेक्शन। मतलब इस तरह का जो लीनियर कनेक्शन है, एक ये ले लो और एक और ले लो, इस तरह से। अब इनके बीच में भी कनेक्शन है इस तरह से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड कनेक्शन। ठीक है, तो इस तरह के दो अरेंजमेंट्स में पॉसिबल है प्लास्टिक्स का बनना। ओके, अब हम प्लास्टिक्स के बारे में कुछ और सीखेंगे। ओके, तो प्लास्टिक्स जो है उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा यूज़। आप भी अपनी डेली लाइफ में देखते हो तो प्लास्टिक्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, है ना, टॉयज़ में, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, एज अ पॉलीथीन, और भी प्लास्टिक्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। हर एक सेक्टर में प्लास्टिक के यूजेस हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर प्लास्टिक के इतने ज़्यादा यूजेस क्यों हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, वाई प्लास्टिक्स हैव a wide variety of uses। ओके, तो इसके आंसर में आप क्या क्या लिख सकते हो। सबसे पहली बात, जो प्लास्टिक्स हैं उन्हें इजीली मोल्ड किया जा सकता है। ओके, दीज आर इजीली मोल्डेबल। एंड क्योंकि इनको इजीली मोल्ड किया जा सकता है उसकी वजह से इसे किसी भी तरह की शेप में बनाया जा सकता है। एंड कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी शेप में इनको बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर प्लास्टिक्स जो हैं उन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, उन्हें हम मेल्ट कर सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे अभी, दे कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, वापस से रीयूज़ कर सकते हो आप इसको, कलर्ड एंड मेल्टेड। ठीक है, इसके अलावा जो प्लास्टिक्स हैं उनसे आप शीट्स भी बना सकते हो और चाहे तो प्लास्टिक की वायर्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे,
कि प्लास्टिक्स कैन बी rolled into sheets or made into वायर्स। ओके, तो ये हो गए प्लास्टिक के अलग अलग यूजेस और उसके कारण कि आखिर प्लास्टिक के जो इतने सारे यूजेस हैं उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो, एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है? ये एक तरह का प्लास्टिक है ना। आप देखते हो ना पॉली बैग्स जो आप यूज़ करते हो इतने ज़्यादा, तो वो क्या है? वो एक तरह का प्लास्टिक है जिसे हमने कहाँ से डिराइव किया है? 2 वर्ड से डिराइव किया है, पॉली प्लस इथीन। यानी कि जब बहुत सारे इथीन्स को हम कनेक्ट करते हैं, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, और इथीन क्या है? ये एक तरह का केमिकल है। तो बहुत सारे इथीन्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें पॉलीथीन नाम का प्लास्टिक मिलता है। ठीक है, तो जो पॉलीथीन है हम लिख लेते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड it is used to make plastic bags. ओके, जब भी आपको प्लास्टिक एग्जाम्पल लिखना हो तो ये आपके दिमाग में रहेगा। पॉलीथीन सबसे इजी एग्जाम्पल है लिखने के लिए। ओके, अच्छा, अब ना हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। जो प्लास्टिक्स हैं उन्हें हम 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्लास्टिक्स can be divided in 2 categories. ये कौन कौन सी हैं? पहला है थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है या इंडिविजुअली भी इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या हैं। थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसको मैं डिफरेंस की फॉर्म में समझा रही हूँ, तो अगर आपको डिफरेंस लिखना आएगा तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको इंडिविजुअली इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप तो भी इसको यूज़ कर सकते हो। ओके ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। थर्मोप्लास्टिक्स क्या है? ये वो प्लास्टिक्स हैं जिन्हें आप बार बार हीट करके डिफॉर्म कर सकते हो और इनको आप इजीली बेंड कर सकते हो वापस से किसी और शेप में। ओके, तो इन्हें हम क्या लिखेंगे? प्लास्टिक्स विच गेट deformed easily on heating and can be bent easily. ओके, तो आप इन्हें हीट करके वापस किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, और सेटिंग का मतलब एक बारी सेट हो जाना, है ना, बैठ जाना। तो ये वो प्लास्टिक्स हैं जिन्हें अगर आपने एक बार हीट कर दिया तो इन्हें वापस से आप दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते।
एक बार मोल्ड कर दिया हीट करके तो उसके बाद आप इसे वापस से रीशेप नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसे क्या लिखेंगे, प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड once cannot be softened by heating। ओके, दूसरे पॉइंट में हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन, जो मैंने अभी डिस्कस किया था जिसे हम प्लास्टिक बैग बनाते हैं, एंड पीवीसी। पीवीसी वो मटेरियल है जिससे जनरली टॉयज बनते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि बेकेलाइट एंड मेलामाइन। मेलामाइन की क्रॉकरी सुना होगा ना आपने। अच्छा, थर्ड इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स के यूजेस क्या हैं। तो क्योंकि इन्हें वापस मोल्ड किया जा सकता है, इन्हें किस चीज़ के काम में लिया जा सकता है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड कंटेनर्स। ओके, अब हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, जिसमें हमने दो तरह के प्लास्टिक्स लिखे हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, और बेसिकली हम इन्हीं के यूजेस की बात भी करेंगे। जैसे हम पहले बेकेलाइट के बारे में बात करते हैं। तो जो बेकेलाइट है वो क्या है, वो पुअर कंडक्टर है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इसको किस काम में लिया जाता है, गैस करो। कोई पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, उसे किस काम में लिया जा सकता है, उसे हम काम में ले सकते हैं टू मेक इलेक्ट्रिक स्विचेस, जो स्विच हैं उसे बनाने के काम में लिया जा सकता है। और क्योंकि ये हीट का भी पुअर कंडक्टर है तो इसे हम जो यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स बनाने के काम में भी ले सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास आ जाता है मेलामाइन। अब मेलामाइन की खास प्रॉपर्टी ये है कि वो फायर रेजिस्टेंट है, वो फायर रेजिस्टेंट है ना, जिसकी वजह से इसको किस काम में लिया जाता है, टू मेक फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा एज अ मटीरियल हम लोग क्यों चूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। ऑल्दो हम पहले ही देख चुके हैं कि प्लास्टिक्स के इतने वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस क्या हैं, पर थोड़ा सा और डिटेल में अब हम डिस्कस करेंगे। तो प्लास्टिक्स को हम इतना ज़्यादा इसलिए चूज़ करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि वो नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। साथ के साथ प्लास्टिक्स जो हैं वो काफ़ी लाइट हैं, उनसे बनी हुई चीज़ें काफ़ी लाइट वेट होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड ड्यूरेबल होती हैं, लंबे समय तक चलती है। तीसरा जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर्स। ओके, पुअर कंडक्टर होने की वजह से भी इनके वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक्स जो हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। प्लास्टिक्स जो है ना तो वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना वो
हवा के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और एयर, अनलाइक आयरन। आयरन तो क्या है, पानी के साथ कांटेक्ट में आ गया या हवा के साथ कांटेक्ट में आ गया तो वो जंग खा जाता है ना, रस्ट लग जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से हम आयरन को बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पर प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इजीली इनको जो है जंग नहीं लगता, इनमें करोजन नहीं होता, इसीलिए हम इसको बहुत सारे चीज़ों को बनाने में काम में ले सकते हैं। दे डू नॉट करोड ईजीली। तो खासकर हम इन्हें एज अ कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि खाने की चीज़ें स्टोर करने के लिए। तो इन्हें हम दीज आर हेंस यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स of materials such as food and chemicals। ओके, केमिकल स्टोरेज के काम में भी लिया जा सकता है और फूड स्टोरेज के काम में भी लिया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट कि ये लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। तो क्योंकि ये लाइट वेट हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत हैं, क्योंकि ये ड्यूरेबल है यानी कि लंबे समय तक चलते हैं, इसी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज़ किया जाता है। दीज आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड टू मेक हाउसहोल्ड आर्टिकल्स। ओके, साथ के साथ जैसे हमने पहले बात की थी, दीज कैन बी इजीली मोल्डेड एंड कैन बी बेंट इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। अलग अलग शेप और साइज़ के ऑब्जेक्ट्स आप इनसे बना सकते हो। ओके, अब आगे देखो, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर हैं। पुअर कंडक्टर किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि अभी मैंने बात की थी आपसे कि जो बेकेलाइट है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, उस वजह से उसको इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के काम में लिया जाता है, उसे यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने के काम में लिया जाता है ना। तो वही चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दीज आर यूज्ड टू मेक प्लास्टिक कवरिंग्स फॉर wires and for handles of screwdrivers and frying pans, है ना। तो ये तीन जो है वो मेन रीज़न हो गए कि आखिर क्यों हम प्लास्टिक्स को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्लास्टिक्स के कुछ और यूजेस भी हैं जिन्हें हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सम मोर यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स को हम और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो, प्लास्टिक्स को हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर प्लास्टिक का क्या काम है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक्स को जो दवाइयाँ होती हैं उनको पैक करने के काम में, जो ऑपरेशन करने के बाद जो हम थ्रेड यूज़ करते हैं स्टिचेस के लिए, उसके काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद ग्लव्स बनाने के काम में लिया जाता है, और साथ के साथ अलग अलग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के काम में भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि किस किस काम में लिया जाता है। फॉर पैकेजिंग of tablets,
for making threads for stitching wounds, for making doctor gloves and different medical instruments. ठीक है, उसके अलावा इसको हम प्लास्टिक कुकवेयर बनाने के काम में भी लेते हैं। ये प्लास्टिक कुकवेयर कौन सा? जिसे हम माइक्रोवेव के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वो कुकवेयर जो जब हम जिसको माइक्रोवेव में रखते हैं तो उसके अंदर का सिर्फ खाना गर्म होता है, बाहर से कंटेनर गर्म नहीं होता। ओके, फिर उसके बाद हम इसको नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के काम में भी लेते हैं। इट इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। अच्छा, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के काम में हम जिस प्लास्टिक को काम में लेते हैं उसे हम बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जो जिसके साथ जो पानी है और जो ऑयल है वो स्टिक नहीं होता है ना। तो जिसकी वजह से जब आप खाना बनाते हो, जैसे कि हम डोसा बना रहे हैं या फिर कुछ और हम कोई पैनकेक बना रहे हैं, तो वो चिपकेगा नहीं कंटेनर के साथ और आपको ऑयल या आपको एक्स्ट्रा जो है मतलब ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि नॉर्मल बर्तन पर जब भी जैसे आपकी मम्मा कोई चीला बनाती है या पैनकेक बनाती है या फिर ऑमलेट बनाती है, तो क्या होता है वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करना पड़ता है ताकि वो चिपके ना। अब नॉन स्टिक कुकवेयर जब आप यूज़ करोगे तो आपको ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैटर है होगा पैनकेक का या चीले का, वो चिपकेगा ही नहीं ऐसे कंटेनर के साथ, सॉरी ऐसे यूटेंसिल के साथ। ओके, तो ये जो टेफ्लॉन है इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक टू इट। तो जो बेसिकली जो यूटेंसिल्स हैं दे आर covered with a coating of Teflon. Utensils are covered with a coating of Teflon. ओके, उसके बाद इसे हम एक और काम में लेते हैं जो कि क्या है, टू मेक यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन। ओके, अब जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि जैसे मेलामाइन है, मेलामाइन नाम का जो प्लास्टिक है उसे उसकी एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि वो फायर रेजिस्टेंट है, तो उसे हम काम में लेते हैं टू मेक द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन। ठीक है, तो इनके जो यूनिफॉर्म है उसके ऊपर मेलामाइन की कोटिंग की जाती है ताकि वो फायर को रेजिस्ट कर सके। यूनिफॉर्म्स ऑफ firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो है प्लास्टिक्स और इन्वायरमेंट के बीच का जो आपस में रिलेशन है, हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखो क्या प्लास्टिक्स के लिए हमने देख लिया, इसके यूजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, पर क्या ये एनवायरनमेंट के लिए सही है? क्या प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट को आप कह सकते हो एनवायरनमेंट को क्या वो किसी तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं? और अगर इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो हम समझते हैं। देखो, प्लास्टिक्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, फिर आप खुद एक बेटर जज हो कि वो एनवायरनमेंट के साथ आकर क्या कर रहे हैं। प्लास्टिक्स जो हैं हम उसके बारे में बात कर रही हैं कि प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज।
मतलब अगर आपने प्लास्टिक की किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड किया तो वो इस अर्थ पर सालों सालों तक रहने वाला है, क्योंकि वो इतना इजीली डिकम्पोज तो होगा नहीं। तो वो ऐसे ही गार्बेज बनकर एक एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल बनकर हमारी अर्थ के ऊपर रहेगा सालों साल तक। तो अब आप बताओ कि क्या वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है या बुरा है? ऑब्वियसली वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। इसीलिए हम इसके लिए लिख सकते हैं कि प्लास्टिक्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। ओके, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। दीज कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। किस तरह से? क्योंकि जब आप इनको बर्न करते हो तो ये पूरी तरह से बर्न नहीं होते, और उस प्रोसेस के दौरान ये कई सारी पॉइजनस गैसेस रिलीज करते हैं। देयर बर्निंग प्रोसेस is quite slow and they do not get burned completely. ओके, और इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग बर्निंग they release lots of poisonous gases. Lots of poisonous gases into atmosphere, जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्योंकि प्लास्टिक्स इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, तो आखिर किस तरह से हम लोग इस एनवायरमेंटल डैमेज को होने से रोक सकते हैं, या फिर हम इस एनवायरमेंटल डैमेज को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हाउ कैन वी अवॉइड एनवायरमेंटल डैमेज बाय प्लास्टिक्स। ओके, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। बहुत ही जनरलाइज से पॉइंट्स में लिखूंगी यहाँ पर, जो कि आप खुद से भी सोच सकते हो। हमें प्लास्टिक्स का यूसेज जो है वो सबसे ज़्यादा हो सके तो अवॉइड करना है। अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज मच एज पॉसिबल, है ना। प्लास्टिक्स को कम से कम यूज़ करो। फिर जब भी आप शॉपिंग पर जाओ तो आप प्लास्टिक बैग्स लेना अवॉइड करो। आप अपने साथ खुद के कॉटन या जूट के बैग्स जो है वो लेके जाओ, क्योंकि आप उन्हें बार बार रीयूज़ भी कर पाओगे और आप प्लास्टिक बैग्स लेना अवॉइड करोगे मार्केट से। यूज़ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट वाइल शॉपिंग। ठीक है, इसके अलावा जितना हो सके प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने की कोशिश करें। रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। जो फैक्ट्रीज़ हैं वो प्लास्टिक वेस्ट को लेती हैं और उन्हें रिसाइकिल करती है और उनसे वापस से काम में आने वाली चीज़ें बनाती है, जिससे कि वो एज अ जस्ट गार्बेज हमारी अर्थ पे पड़ा नहीं रहता, उल्टा हम उसी को वापस से रीयूज़ करते हैं। देन डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज और ऑन रोड्स। प्लास्टिक बैग्स को जब आप वाटर बॉडीज़ में फेंकोगे, किसी नदी में फेंकोगे या और कहीं फेंकोगे, तो क्या होगा, उसका पोल्यूशन होगा।
वो जाके वाटर के साथ मिलेगा और वाटर में केमिकल रिलीज़ करेगा। इसीलिए पानी में नहीं फेंकना और रोड पर भी नहीं फेंकना, क्योंकि उससे उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी। आप प्लास्टिक को प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करो, जिससे प्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जा सके और एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम हो सके। ठीक है। फिर सेपरेट कलेक्शन of biodegradable and non-biodegradable वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनका आप सेपरेट कलेक्शन अगर करते हो, मतलब आप सेपरेटली दोनों को डिस्पोज ऑफ करते हो, तो आप एनवायरमेंटल डैमेज होने से बचा सकोगे। किस तरह से, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कौन सा वेस्ट है, जो कि खुद से बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स हैं समथिंग दैट गेट्स decomposed through natural processes such as by action of बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, कॉटन, फिर वुड, फिर पेपर, देन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, इसका उल्टा। तो ये वो मटेरियल्स हैं जो कि इतना इजीली डिकम्पोज नहीं होते। मटेरियल्स which do not decompose easily by natural processes, जिसकी वजह से एक बार डिस्पोज ऑफ करने के बाद वो अर्थ पर सालों सालों तक रहते हैं। ओके। और करते क्या है, एनवायरमेंटल डैमेज करते हैं, क्योंकि डिकम्पोज तो हो नहीं पा रहे, तो ऐसा गार्बेज बस पड़े के पड़े हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए टिन, एल्यूमिनियम कैंस, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा। तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट करेंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि भाई देखो, ये वाला वेस्ट तो ईजिली अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, तो इसको आप अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। और जो ये वाले मटेरियल्स हैं उन्हें आप रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हो, ताकि ये दोनों मिक्स होकर, है ना, ये दोनों मिक्स होकर कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये तो डिकम्पोज हो जाए और ये उसी के साथ पड़ा पड़ा डिकम्पोज ना हो और हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाता रहे। उल्टा आप इसको अलग से जो है डिस्पोज ऑफ करो, जिससे फैक्ट्री वाले आएँ, इसको कलेक्ट करें और इससे अलग अलग नए नए मटेरियल्स बनाएं, इसको रिसाइकिल करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई अगर हम देखो प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो क्या हम प्लास्टिक में ना फूड भी स्टोर करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक होगा उसकी क्वालिटी ओरिजिनल प्लास्टिक से कम होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रिसाइकिल्ड प्लास्टिक के अंदर फूड स्टोर करें और वो केमिकल रिलीज़ कर दे उसमें, तो फिर तो वो तो हार्मफुल है ना। तो ऐसे में क्या होता है
कि जब भी प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग होती है तो उसके अंदर कुछ कलर ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये जो प्लास्टिक है ये फूड स्टोरेज के लिए सूटेबल नहीं है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन की तरह, हाउ रिसाइकिल्ड प्लास्टिक्स आर मेड टू हैव a limited use for storage of food। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो अब, while recycling certain coloring agents are added to plastics to limit their use for storage of food। ओके, आया समझ? आगे बढ़ते हैं। इसी में अब हम बात करेंगे कि प्लास्टिक्स से जो एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचता है उससे बचने के लिए हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं दी 5R प्रिंसिपल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसे बस याद कर लेना है, ये पूछा जाएगा पक्का एग्ज़ाम्स में। तो 5R प्रिंसिपल क्या है, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। तो बेसिकली क्या है कि प्लास्टिक्स से जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए सबसे पहली बात तो आप प्लास्टिक्स का जो यूजेज है उसको कम से कम कर दो, यानी कि रिड्यूस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक। रिड्यूस यूजेज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ ही कम करोगे तो उससे एनवायरनमेंट को ऑलरेडी कम डैमेज होगा। प्लास्टिक्स को अगर आप बार बार रीयूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपको नई चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। नई चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी तो जो प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एनवायरनमेंट को कम डैमेज होगा। रीयूज़ दी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स अगेन एंड अगेन। ओके, ऐसा नहीं कि एक ही बार यूज़ करके उसको आपने फेंक दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्लास्टिक बैग लिया तो उसको आप ऐसे फेंको नहीं डस्टबिन में, ठीक है। जैसे प्लास्टिक बैग में आपको फ्रूट्स मिले या वेजिटेबल मिले, उसके बाद उसको डस्टबिन में मत फेंको, उसी प्लास्टिक बैग को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ओके, इस प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग जो कि मैंने आपको बताया, जब आप इस वेस्ट को एक प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करते हो तो जो फैक्ट्रीज वाले हैं वो आके इन्हें लेके जाते हैं और इनको रिसाइकिल करते हैं दूसरी प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के लिए। तो इसे हम लिख सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। उससे क्या है कि इन्वायरमेंट में आप इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हो, आपने जो प्लास्टिक रीयूज़ कर लिया जो आपके लिए अब यूज़लेस था उसी को फैक्ट्री वालों ने वापस से प्रोसेस करके दूसरा प्लास्टिक बना दिया। रिकवर, अगेन आप प्लास्टिक को जो है ज़रूरी नहीं, जैसे पॉली बैग है तो उसको तो आप वापस से एज अ पॉली बैग यूज़ कर रहे हो, लेकिन मानो आपके पास एक प्लास्टिक कप है जिसको आपने यूज़ कर लिया, अब आप उसे वापस से यूज़ नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसे किसी और काम के लिए यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि आप उसको पेन स्टैंड बना सकते हो, है ना, या फिर किसी और काम के लिए आप उसे यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर काइंड ऑफ आप लिख सकते हो कि प्लास्टिक को हम जो है रीयूज़ करें किसी ना किसी और पर्पस के लिए अपने घरों में। रीयूज़ प्लास्टिक अगेन एंड अगेन फॉर वेरियस पर्पस, ठीक है। फिर आता है आखिर में रिफ्यूज़,
यानी कि आप जितना हो सके प्लास्टिक, अगर आपको कोई ऑफ़र भी करे तो आप उसको रिफ्यूज़ कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी जूस वाले के जाते हो तो वो आपको प्लास्टिक के कप में जूस दे रहा है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ दे रहा है, तो आप एटलीस्ट स्ट्रॉ को तो अवॉइड कर सकते हो, है ना? क्योंकि उससे क्या होगा कि जितना प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक कोई अगर आपको ऑफ़र करे और आप उसको रिफ्यूज़ करो तो उतना ही कम गार्बेज इकट्ठा होगा प्लास्टिक और उतना ही कम डैमेज होगा एनवायरनमेंट को। रिफ्यूज़ द यूजेज ऑफ प्लास्टिक बाय सेइंग नो, से नो टू प्लास्टिक। ओके, तो इस चैप्टर में ओवरऑल इतना ही था, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, थैंक यू।